हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 43rd। और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए सेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने। एल्ब्यूगो सिनोसिटिक न्यूरोस्पोरा और बेसिडियोमाइसिटीज, करेक्ट मैचिंग यहाँ पे बतानी है। एल्ब्यूगो ये क्या है? ये पैरासिटिक फंगस है। वाइट स्पॉट्स ऑन क्रूसीफर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। सीनोसिटिक, सीनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई। ए सेप्टेड सीनोसिटिक हाइफी, ये किस में? ये फाइकोमाइसिटीज में। न्यूरोस्पोरा, इसका यूज एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है बायोकेमिकल वर्क में और जेनेटिक्स में, इसीलिए न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। जिस तरह से ड्रोसोफिला का यूज़ किया गया है एनिमल में, तो ये प्लांट किंगडम में यूज़ किया जाता है। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, न्यूरोस्पोरा। और बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में मेंबर हैं पफ बॉल्स, मशरूम जिसको अगेरिकस भी बोलते हैं, और इसके अलावा अस्टिलैगो, पक्सीनिया, ब्रैकेट फंजाई। तो ये सारे जो मेंबर्स हैं ये बेसिडियोमाइसिटीज के हैं। तो आंसर होगा ए इज डी, फर्स्ट इज डी एंड सेकंड इज ए, थर्ड इज बी एंड फोर्थ इज सी। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये विटेकर ने दिया था इन द ईयर 1969। तो इसमें वायरॉइड्स, वायरसेस और लाइकेंस, ए सेलुलर थे वायरॉइड्स और वायरसेस वगैरह, और लाइकेंस, लाइकेंस जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का। एल्गल पार्टनर को यहाँ पर बोलते हैं फाइकोबायंट, जो फोटोसिंथेटिक होगा, भोजन की व्यवस्था करेगा, और फंगल पार्टनर को बोलते हैं माइकोबायंट। मॉर्फोलॉजिकली डोमिनेंट होता है माइकोबायंट, फंजाई। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज, ये भी वायरस है, वायरॉइड्स और लाइकेंस, इनको यहाँ पे जगह नहीं मिली थी। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स इन क्लोरोफाइसी स्टोर्ड फूड इज स्टार्च। तो क्लोरोफाइसी क्या है? ये ग्रीन एल्गी, एल्गी की क्लास है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी। तो यहाँ पर स्टार्च है और इसके अलावा यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये स्टोरेज फॉर्म है फूड का। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है प्रोथैलस इज ए स्पोरोफाइट फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर फाउंड इन टेरिडोफाइटा। तो ये टेरिडोफाइटा में तो है, फ्री लिविंग भी है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर भी है, लेकिन ये स्पोरोफाइट नहीं है। ये क्या है? ये गैमेटोफाइट है। टेरिडोफाइटा वो ग्रुप है जिसमें गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है और स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये स्पोरोफाइट की वजह से गलत हो गया। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? यहाँ पर करेक्ट मैचिंग बतानी है। मार्केंशिया, रिक्सिया, मार्केंशिया, ये सब किसके मेंबर हैं? ये ब्रायोफाइट्स में जो ग्रुप है लिवरवर्ट्स, उसके मेंबर्स हैं। जेमा कप, जेमा कप यहाँ पर रिसेप्टिकल है जिसमें ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, एसेक्सुअल बर्ड्स ग्रो करती हैं जिनको बोलते हैं जेमी। जेमी प्लूरल है, जेमा सिंगुलर। तो ये मैचिंग सही है। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में बाईफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइट्स हैं और इनको ज़रूरत पड़ती है वाटर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म सारे हेट्रोस्पोरस हैं। टेरिडोफाइटा में सिलाइला, साल्विनिया, ये जेनरा जो है वो हेट्रोस्पोरस है।
मोस्टली टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं और ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। सेड्रस, पाइनस और सेड्रस में जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर हैं ये सेड्रस, और ये ब्रांच डिस्टेम है यहाँ पर, तो ये भी मैचिंग सही है। तो यहाँ पर 4 की चारों मैचिंग सही दी हुई है। 94 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। एस्केरिस, एस्केरिस क्या है, ये यहाँ पर राउंड वर्म। गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया क्या है, सी फैन है। लिम्यूलस, लिम्यूलस इज किंग क्रैब। एंड एंटीडॉन, एंटीडॉन यहाँ पर सी लिली। तो करेक्ट मैचिंग होगी, ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ एंड सी इज फर्स्ट एंड डी इज सेकेंड। लिम्यूलस किंग क्रैब, और इसी को बोलते हैं लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल वो जिसमें सिंस इट्स ओरिजिन ज़्यादा मेजर चेंजेस ना हुए हो तो अब उसे लिविंग फॉसिल बोला जाता है, या फिर सोल सर्वाइविंग मेंबर हो अपने ग्रुप का तब भी उसे लिविंग फॉसिल बोला जाएगा। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए, लेकिन अगर इसको इसके साथ क्रोमैटिड के साथ कंपेयर करेंगे तो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और ये पैकेटीन स्टेज में होगा। पैकेटीन में ये स्टार्ट होता है और पैकेटीन में ही ये एंड भी हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। एंजाइम यहाँ पर यूज होता है रिकॉम्बिनेज। तो यहाँ पर नॉन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस गलत है, नॉट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल गलत है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, ये सही है। तो 96 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, given below are two statement, one is labeled as assertion and reason, other statement. Kinetochore is essential for cell division. तो काइनेटोकोर यहाँ पर ये सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, इसके दोनों तरफ ये प्रोटीन का बना हुआ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, और यहाँ से आकर के ये स्पिंडल फाइबर्स इससे जुड़े होते हैं। तो काइनेटोकोर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम, सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो काइनेटोकोर इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, ये भी सही है, और इसका ये रीज़न भी सही दिया हुआ, और इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों ये एसेंशियल है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 97 इज फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट। तो लाइसोसोम पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पर गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये यहाँ पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों है, क्योंकि इनके फंक्शंस जो है दे आर कोऑर्डिनेटेड, फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए तो ये सही है यहाँ पर। लाइक वैक्यूल नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वैक्यूल इज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो इनकरेक्ट हो गया ये। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको क्रिस्टी बोलते हैं, इनफोल्डिंग्स, तो डबल मेम्ब्रेनस है, सही है। गोल्गी अपरेटस सिंगल मेम्ब्रेनस है, ये भी ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 99, अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, ग्रेना और ट्रोमा लैमिली वगैरह दिखाए गए। क्लेमाइडोमोनाज हैज 20 to 40 per cell। तो क्लेमाइडोमोनाज यूनिसेलुलर है, और यहाँ पर 20 to 40 नहीं है, ये सिंगल क्लोरोप्लास्ट है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। इन मीजोफिल सेल ओनली 1 per cell, ये गलत है। मीजोफिल में 20 to 40 होना चाहिए था, ये ऊपर होना चाहिए था, तब दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। फाउंड इन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट है, ये तो सही है। साइनोबैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गी।
तो यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है। साइनोवैट, तो यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज आर इनकरेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, इन गिवन सेल ऑर्गेनेल्स हाउ मेनी ऑर्गेनेल्स आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर्स हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, वो हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, एंड नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद फिर यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेनस, ये दो याद रखो। नॉन मेम्ब्रेनस में भी कम है, ये इसमें न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम है, और अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल भी। तो ये हो गए नॉन मेम्ब्रेनस, ये हो गए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मतलब। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस हो गया, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, ये डबल मेम्ब्रेनस, सेंट्रियोल ये नॉन मेम्ब्रेनस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंगल मेम्ब्रेन, गोल्गी अपरेटस सिंगल मेम्ब्रेन। तो 1 2 3 और 4 आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, यहाँ पर आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है कितनी सही है। तो ए G1, G1 क्या है, गैप फर्स्ट, किसके बीच का गैप है, तो G1 S G2 और M, और ये सेल साइकिल, तो ये M और S के बीच का गैप है, तो ये गैप फर्स्ट कहलाता है। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन यहाँ पर क्या हुआ, डिप्लोटीन के लिए काजमेटा का फॉर्मेशन, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसको स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो जब डिप्लोटीन स्टेज इज मार्क्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो ये सेपरेशन इनका शुरू हो जाता है, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है इसी को बोलते हैं काजमेटा। तो डिप्लोटीन स्टेजेस काजमेटा। सिंसीशियम, सिंसीशियम यहाँ पर क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, जो वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं टेंडर कोकोनट का, वो किसका एग्जाम्पल है, सिंसीशियम। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनेगा। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर में यहाँ पर एंजाइम की ज़रूरत होगी, और ये एंजाइम है रिकॉम्बिनेज। और G0 ये क्वेसेंट स्टेज है। तो आंसर हुआ यहाँ पर A इज 5th, B इज 2nd एंड C इज 1st, D is 3rd and E is 4th. Now we move to other question, question number 102nd. Electron micrographic view of which stage of prophase 1 will show clear tetrad. तो टेट्रेड ये क्रोमेटिड्स के बेसिस पर बोला जाता है, 1 2 3 4, और क्रोमोसोम्स के बेसिस पर अगर बोलें तो क्रोमोसोम सिर्फ 2 हैं, तो इसको बोला जाएगा बाइवैलेंट। तो बाइवैलेंट स्टेज का फॉर्मेशन या टेट्रेड स्टेज का फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन होता है यहाँ पर जाइगोटीन में, पेयरिंग से रिलेटेड है तो जाइगोटीन में। लेकिन क्लियर विजिबिलिटी अगर पूछी जाएगी, क्लियर विजिबिलिटी किस में आती है, तो क्लियरली विजिबल होता है ये पैकेटीन में। पैकी वर्ड का मतलब होता है थिक, टीन का मतलब होता है थ्रेड्स, तो थिक थ्रेड्स। तो आंसर होगा यहाँ पर शो क्लियर टेट्रेड, तो ये पैकेटीन। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। हाउ मेनी मैचिंग्स करेक्ट, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, तो एडेनिन प्लस राइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। यूरेसिल यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। एडेनिलिक एसिड, तो अगर इसमें एडिनोसिन में
मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ जाए 5 प्राइम पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, या इसी को बोलते हैं एडिनिलिक एसिड। तो ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड इज फैटी एसिड। तो यहाँ पर सारी मैचिंग सही दी हुई है। 103rd इज 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104th. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. तो ये सही है, इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में होगा रिजर्व मटेरियल। इंक्लूजन बॉडीज़ 3 तरीके की होती हैं। फूड रिजर्व है यहाँ पर, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, इन्हीं को बोलते हैं वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स, तो इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। और तीसरा है गैस वैक्यूल्स, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह है उसमें प्रेजेंट होते हैं गैस वैक्यूल्स। तो इंक्लूजन बॉडीज़ ये नॉन लिविंग मटेरियल है और ये कैसा है, नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है ये। तो ये असर्शन तो सही है। इंक्लूजन बॉडीज़ आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन सिस्टम, गलत, ये नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन लिविंग। तो असर्शन सही है बट रीज़न इनकरेक्ट। आंसर इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105th। गिवन डायग्राम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ए और बी में अगर देखा जाए यहाँ पर, ये क्या है, ये ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या है, ग्लाइसिन सब्सटीट्यूटेड मीथ, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स हैं। ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये H और ये वेरिएबल ग्रुप। तो वेरिएबल ग्रुप अगर H से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ग्लाइसिन, अगर मैथिल होगा इसकी जगह पे तो ये हो जाएगा एलानिन, और अगर ये हाइड्रोक्सी मैथिल होता CH2OH होता तो होता सीरीन। तो ये सही है, ये हो गया हमारा ग्लाइसिन। और ये यहाँ पर सेकंड प्राइम पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये हो गया राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर एंड ग्लाइसिन, आंसर इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106। अमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो अमेंसलिज्म में एक स्पीसीज जो है, 2 लिविंग स्पीसीज के बीच का इंटरेक्शन है। ए स्पीसीज जो है बी स्पीसीज को ग्रो नहीं करने देती है, केमिकल्स के थ्रू होगा, ये केमिकल्स रिलीज करेगी। जैसे इसका एग्जाम्पल जो फेमस पेनिसिलिन का दिया हुआ है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, ये किसकी ग्रोथ को इनिबिट कर देता है, स्टेफिलोकोकस की। इसी तरह से ट्राइकोडर्मा है, ये भी फंगल की स्पीसीज हैं जिनको ग्रो नहीं करने देता है। या फिर स्मॉदरिंग क्रॉप्स होती हैं, तो ये सब अमेंसलिज्म के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर स्पीसीज ए जो होगा ये इसकी ग्रोथ को इनिबिट करेगा, और दूसरे का ना फ़ायदा है ना नुकसान है, तो -0 टाइप का इंटरेक्शन हो गया ये। 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। Question number 107. Which of the following statement is correct with reference to enzymes? Holoenzyme. Holoenzyme is equal to apoenzyme plus coenzyme. तो ये conjugated enzymes के लिए है। conjugated enzymes में प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी। प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपोएंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर यहाँ पर 3 तरीके के हैं, कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड मेटालाइंस। और ये दोनों को, ये प्रोटीन पार्ट, ये नॉन प्रोटीन पार्ट, इन सब दोनों से मिल करके बनेगा होलो एंजाइम। होलो मीन्स कंप्लीट। तो यहाँ पर होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम। 107 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। Question number 108. Match the following group 1 and 2.
तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग अगर देखा जाए तो अमाइलोप्लास्ट, ये अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ये सब ल्यूकोप्लास्ट के ही टाइप्स हैं। स्टोरेज के लिए हैं तो अमाइलोप्लास्ट ही किसका स्टोरेज करेगा, ये स्टार्च का। इलायोप्लास्ट जो है ये ऑयल एंड फैट्स का। एल्यूरोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन्स का। और क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पर ये कलर्ड प्लास्टिड्स ज़ैंथोफिल पिगमेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स, इसमें क्लोरोफिल होगा। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर जो हुई वो हुई A is 1, B is 4, A is 1, B is 4, C is 3rd, D is 2nd and E is 5th. Answer is 2nd. Now we move to other question. Question number 109. How many matching is incorrect? यहाँ पर incorrect matching आपको बतानी है। माइटोसिस में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है क्रोमोसोम्स का, तो रिडक्शनल डिवीज़न नहीं, इसको इक्वेशनल डिवीज़न बोला जाएगा। मियोसिस इक्वेशनल डिवीज़न गलत है, ये यहाँ होना चाहिए था, इसको यहाँ होना चाहिए था, तब सही होता, तो ये दोनों गलत। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और सेल प्लेट से फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि प्लांट सेल वॉल जो होती है रिजिड होती है, तो यहाँ पर पेरिफेरी से सेंटर की तरफ मूव करता है ये। और साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, ये फरोइंग मेथड से होती है, यहाँ पर ये पेरिफेरल से सेंटर की तरफ। तो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल, ये गलत है, ये पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आ रही है, तो ये गलत हो गया। एक ही सिर्फ सही है, 3 यहाँ पर इनकरेक्ट है। 109 इज 3rd. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110, ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। तो वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, डायोनिया। ब्लैडर वर्ट इज यूट्रिकुलेरिया। ये क्या है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। और ये इंसेक्टिवोरस हैं, मतलब ये इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं। क्यों फीड करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना है। जहाँ पर ये ग्रो करते हैं वहाँ दलदली स्थान होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। वैसे ये कैसे रहते हैं, ये फोटोसिंथेटिक हैं, तो ये पार्शली हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि इंसेक्ट्स पर फीड भी कर रहे हैं, तो पार्शली हेट्रोट्रॉफिक सही है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये भी सही है। टोटली हेट्रोट्रॉफिक गलत है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। तो मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट। 110 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4th. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो यहाँ पर वॉल्वेट में क्या होता है, ये एस्टिवेशन के लिए। एस्टिवेशन क्या है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल। कैलिक्स जैसे है तो उसमें सेपल्स का बड़े स्टेज में जो अरेंजमेंट होगा, या फिर करोला है तो पेटल्स का जो अरेंजमेंट होगा। तो वॉल्वेट में यहाँ पे मार्जिन्स जो होते हैं वो ओवरलैप नहीं करते, सिर्फ एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। तो ये किस में है, ये हो गया कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड में ओवरलैपिंग प्रेजेंट होगी और एक डेफिनेट मैनर में होती है। जैसे अगर ये इस तरह से हो तो यहाँ पर ये एक सुपीरियर एक इन्फीरियर मार्जिन, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर मार्जिन, और यहाँ पर भी एक सुपीरियर और एक ये इन्फीरियर मार्जिन। तो ये होता तो ट्विस्टेड हो जाता। ट्विस्टेड किस में, लेडी फिंगर में। इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग है बट नॉट इन ए रेगुलर पैटर्न, तो इम्ब्रिकेट गुलमोहर में। और वैक्सिलरी कंडीशन है हमारी बीन में। वैक्सिलरी कोई बोलते हैं पेपिलियोनेशियस, और ये पेटल्स में देखने को मिलेगी पेपिलियोनेशियस। तो वॉल्वेट मैचिंग है, सामने ही दी हुई है। A is 1, B is 2, C is 3rd and D is 4th. Now we move to other question. Question number 112. Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? Pyramid of biomass in sea is generally upright. तो ये गलत है। फाइटोप्लैंक्टन्स का जितना बायोमास है उससे ज़्यादा बायोमास होता है जू प्लैंक्टन्स का, और जू प्लैंक्टन से ज़्यादा होगा स्मॉल फिशेस का।
और स्मॉल फिशेस से भी ज़्यादा होगा लार्ज फिशेस का। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, इन्वर्टेड। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, ये गलत है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर अकॉर्डिंग टू लिंडमैन्स रूल, तो ये हमेशा अपराइट ही होगा। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ये भी सही है। वहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होंगे उनका नंबर हमेशा ज़्यादा होगा, फिर हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स का सबसे कम, तो ये भी सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ये तो सही है ही। तो आंसर हो गया यहाँ पर नॉट करेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, तो ये इंटीग्रल फॉर्म है ग्रोथ इक्वेशन का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन का, dn/dt इज इक्वल टू rn। इसका इंटीग्रल फॉर्म अगर किया जाए तो nt इज इक्वल टू n0 e⁻rt। तो यहाँ पर e पूछा गया, e इज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और इसकी वैल्यू होती है 2.71828। तो बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ये यहाँ पर 113 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। यहाँ पर मैचिंग बतानी है आपको 114 में। तो वेसल में क्या है, लार्ज सेंट्रल कैविटी, परफोरेटेड एंड वॉल्स होती हैं यहाँ पर, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा वेसल्स का। ट्रैकिड्स जो होती हैं ये पॉइंटेड एंड्स होंगे और बीच में ये फूली हुई होती हैं। तो टेपरिंग एंड्स, इम्परफोरेटेड एंड वॉल्स, यहाँ पर एंड वॉल्स कैसी हैं, इम्परफोरेटेड होती हैं। वेसल से ट्रैकिड्स में ये डिफरेंस है। स्क्लेरिड्स में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, ल्यूमेन बहुत नैरो हो जाएगा, सही है। कंपेनियन सेल्स ये स्पेशल पैरेनकाइमेटस सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनेंगी। तो 114 का करेक्ट आंसर होगा ए इज सेकेंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। 114 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलेनकाइमा सेल्स हैव थिकेंड कॉर्नर्स। तो यहाँ पर कॉर्नर्स पर जो डिपोजिशन होता है वो किसका होता है, तो ये कॉर्नर्स पर डिपोजिशन यहाँ पर पैक्टिन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का, और इसकी वजह से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। इसको बोलते हैं कोलेनकाइमा को लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन, आंसर इज फोर्थ। Now we move to next question, question number 116. A special type of structure is found in brinjal where stamens are attached to the petals. तो ये brinjal किसका मेंबर है, ये फैमिली सोलेनेसी का, और सोलेनेसी में जो स्टेमेंस होते हैं ये अटैच्ड होते हैं पेटल्स के साथ, और इस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस। और एपीपेटलस कंडीशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए फॉर एंड्रोशियम, सी इज फॉर करोला। एंड्रोशियम किससे फ्यूज्ड है, करोला से। तो एपीपेटलस। एपीफिलस में यहाँ पर जो पेरियंथ है, पेरियंथ व्हेन सेपल एंड पेटल कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड, ये अगर एंड्रोशियम से फ्यूज्ड हो तो इसको बोला जाएगा एपीफिलस। और गैमोसेपलस जहाँ पर सारे सेपल्स फ्यूज्ड हो, पेटल गैमोपेटलस जहाँ पर पेटल सारे फ्यूज्ड हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हो जाते हैं अडेजन के। अडेजन मतलब दो डिफरेंट वर्ल्स के यूनिट्स के बीच में जो एसोसिएशन है, जो अटैचमेंट है, जो ज्वाइनिंग दिखाई गई है। और गैमोसेपलस या गैमोपेटलस ये एग्जाम्पल्स हैं कोहेजन के। तो आंसर हो गया यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117।
यहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग विद रिस्पेक्ट टू फेबेसी इज करेक्ट। तो फेबेसी लेगमिनोसी फैमिली में प्रेजेंट है। और पल्सेस, तो यहाँ पर इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दी हुई है। पल्सेस ये ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन ये सब दालें हैं, सही है। एडिबल ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, ये भी सही है। फाइबर्स ये सन हेम्प से ऑब्टेन किए जाते हैं। ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटल्स में यहाँ पर ल्यूपिन और स्वीट पी दोनों सही है। और मेडिसिनल प्लांट है मुलेठी। तो ये सारी मैचिंग्स यहाँ पर सामने सही दी हुई हैं। ए बी सी डी एंड ए इज करेक्ट। आंसर इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। Given below are two statements, the smooth muscle fibers taper at both ends। तो स्मूथ मसल फाइबर्स, इनका शेप भी कैसा है, ये स्पिंडल शेप्ड या फ्यूजीफॉर्म है, यूनिन्यूक्लिएट है, स्ट्राइएशंस एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इनको स्मूथ मसल फाइबर्स बोला जाता है। और ये इनवॉलेंट्री है। तो टेपर एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पर टेपर है, सही है। विसरल मसल फाइबर्स आर फ्यूजीफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशंस, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर इज फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो 119 में अगर देखा जाए एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन किस में, ये डार्विन फिंचेस में। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये एनालॉगस ऑर्गन्स में। और एनालॉगस के एग्जांपल्स हुए विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ये होमोलोगस ऑर्गन्स, द बोन ऑफ 4 लिम्स इन मैन एंड व्हेल। तो 4 लिम्स की बोन है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर एनाटॉमी सेम होगी। एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ह्यूमन एक्शन की वजह से जो एवोल्यूशन है, इसका एग्जाम्पल होगा selection of resistant variety due to excessive use of herbicide and pesticides। तो D is first। आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पर एनाफेज सही दिया हुआ है, ये क्रोमेटिड्स सेपरेट हो रहे हैं मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। तो ये एनाफेज सही है। इसके बाद यहाँ पर टीलोफेज, तो टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया है, क्रोमोसोम्स जो है अपनी विजिबिलिटी खो चुके हैं। तो ये टीलोफेज ये भी सही दिया हुआ है। ऑर्गेनेल्स वगैरह रीअपीयर हो चुके होंगे। और ये मेटाफेज, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, ये भी सही है। अर्ली प्रोफेज ये गलत दिया हुआ है, ये क्या दिखा रहे हैं, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। सो आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। नाउ फर्दर डिस्कशन विल बी कैरिड बाय एलिस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 120 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। मैं आपको 121 से 150 तक कराने आया हूँ। ठीक है बेटा, चलिए टाइम नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं। लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच 121। अब आपको करेक्ट मैच यहाँ से निकालना है बेटा। तो करेक्ट मैच आपको कैसे निकालोगे, देखो जिंक, जिंक किससे आप कनेक्ट करोगे, जिंक एंजाइम जब काम करता है तो जिंक एक मेटल है, मेटल एक्टिवेटर के तौर पर काम करते हैं। और ये जिंक किस एंजाइम के लिए एक्टिवेटर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो जवाब है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये हो जाएगा सेकेंड। हीम, हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और प्रोस्थेटिक ग्रुप वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम का, जो प्रोटीन पार्ट से मतलब टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो आपको हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ कौन सा एंजाइम, पेरोक्सीडेज। NADP एक को एंजाइम है और को एंजाइम ये किससे प्राप्त होता है, तो ये आपके पास विटामिन नियासिन से प्राप्त होता है।
तो सेकंड के बाद थर्ड आप लिखिए, सी का आप फर्स्ट लिखिए। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बैक्टीरियल ग्रोथ को या फिर यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का यूज कर सकते हो और आपके पास यहां पर आंसर 4 बन जाएगा। आपको पता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, मैलोनेट उसका इनहिबिटर और सक्सिनेट उसका सबस्ट्रेट। तो आप देखिए सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, और इस तरह से आंसर आपके पास थर्ड बन जाएगा। ठीक है, अगला चलिए, लिखा हुआ है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस। तो लाइट रिएक्शन आपने सुना होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सुना होगा। ग्रेना में चलने वाली ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको एटीपी भी देगा, एनएडीपीएच भी देगा, और आपको पता है फोटो सिस्टम 2 से एसोसिएटेड होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब काम, जिसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एनएडीपीएच नहीं, आपके पास सिर्फ आपके पास एटीपी और एनएडीपीएच नहीं, अच्छा ऑप्शन आपके पास थर्ड दिख रहा है जिसमें एटीपी भी बनेगा, एनएडीपीएच भी बनेगा और O2 भी रिलीज होगी। ये सब लाइट रिएक्शन के अंतर्गत ही होता है। 122 का भी आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है, सिंपल है। C4 प्लांट सॉर्गम है, बिल्कुल है, आपके पास सॉर्गम जो है वो C4 प्लांट होता है। C4 प्लांट में रुबिस्को बिल्कुल होता है, क्योंकि ये रुबिस्को पाया जाएगा बंडल शीथ सेल में। कौन सी सेल में? बंडल शीथ सेल में। RUBP 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, बिल्कुल गलत, ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। कितने कार्बन कंटेनिंग होता है? ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है बच्चा, याद रखियो। और PEP और PGA 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये बात सही है। गलत जवाब आपके पास अनदर 123 का भी थर्ड है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन असर्शन लिखा हुआ है C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट देन द C3 प्लांट। बिल्कुल, हाई एनर्जी, हाई लाइट, हाई टेम्परेचर में काम कर लेते हैं, है ना। और टेम्परेचर करने के बाद भाई साहब यहाँ पर CO2 का अवेलेबिलिटी कम पर भी काम कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन से रुबिस्को को बाइंड नहीं होने देते, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देते, किसी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं होने देते। एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं। तो लिखा हुआ C4 मोर एफिशिएंट है देन द C3 प्लांट, सही है। रीजन में लिखा है C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, C4 में एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से वो CO2 का ज्यादा फिक्सेशन कर लेते हैं देन से C3 प्लांट। और ये आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर आपके पास 4 हो जाना है। क्या बन जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। बताइए, 4 आंसर आपको देखने को मिल जाएगा किसका? 124 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 125 लिखा हुआ विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैव नो रोल इन इंस्पायरेशन। बिल्कुल रोल है आपके इंस्पायरेशन में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का तो रोल है ही है, उसमें उसके साथ साथ डायाफ्राम का भी रोल है। क्या है? डायाफ्राम का भी रोल है। आप ऐसे नहीं कह सकते कोई रोल नहीं। फिर लिखा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 12 से 16 मिनट पर मिनट है, ये सही है। पल्मोनरी फंक्शन कैन बी असिस्टेड बाय स्पायरोमीट्री। बिल्कुल, स्पायरोमीटर की मदद से आप पल्मोनरी फंक्शंस को जान सकते हैं, आप वॉल्यूम्स को जान सकते हैं, कैपेसिटीज को जान सकते हैं, बिल्कुल सही है। टाइडल वॉल्यूम 600 ml लिखा हुआ, ये बात गलत है। टाइडल वॉल्यूम होता है आपके पास 500 ml। जितनी एयर हम नॉर्मल इंस्पायरेशन में लेते हैं, या कहूँ जितनी एयर हम नॉर्मल एक्सपायरेशन में एक्सहेल करते हैं, ये सब आपके पास ये कहलाया जाता है वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, जो कि होता है 500 ml। अगर पर मिनट की बात कर लिया जाए तो ये 6000 से 8000 ml पर मिनट हो जाता है। ठीक है, तो आपको सही बात बतानी है, गलत बतानी है, तो ए और डी सही है। ए और डी आपके पास ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि यही बात आपको गलत दिख रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अगला देख लो, लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको मिलाना है, बताओ। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड आपको कहां दिख सकता है? क्रैब साइकिल में दिख जाएगा, क्योंकि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि मैलिक एसिड क्रैब साइकिल में C6IO अल्फा
FS2FMO, मतलब वहां पर F फ्यूमेरिक एसिड के बाद मैलिक एसिड आ रहा है। पूरे क्रेब्स साइकिल में 4 जगह ऑक्सीडेशन होता है बेटा, 3 जगह पर NAD रिड्यूस होता है और एक जगह FAD, है ना, और एक जगह 7वें स्टेप में GTP भी रिलीज होता है और 2 जगह डीकार्बोक्सिलेशन होता है, 5वां स्टेप और 6ठा स्टेप, याद रखिएगा। तो आपके पास एक थर्ड, देखिए यहां पर भी नहीं दिया, यहां पर भी नहीं दिया, यहां पर भी नहीं दिया, ऑप्शन तो फर्स्ट सही है, बाकी मिला लो। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपके पास PGA क्या ग्लाइकोलिसिस में मिलेगा? मिल जाएगा। आपको लिखा हुआ है ATP सिंथेज एंजाइम, आपको ETS में देखने को मिल जाएगा। एथेनॉल आपको फर्मेंटेशन में बनता हुआ मिल जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है फर्स्ट। अगला, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? मैचिंग्स कितनी करेक्ट हैं बताइए। फिर लिखा हुआ ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, पहले तो याद रखिए ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किसके द्वारा? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। स्किन के द्वारा हो तो क्यूटेनियस, लंग्स के द्वारा हो पल्मोनरी, और गिल्स के द्वारा हो तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, ठीक, सॉरी लंग्स, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आपके पास यहां पर रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट स्किन। ABC तीनों बातें तो सही है बेटा, आंसर थर्ड बन जाना है। आंसर क्या बन जाना है बेटा? थर्ड, तीनों बातें सही है। अगला, द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता क्या है? तो आपको पता है RQ वैल्यू के बारे में। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का मतलब होता है कि कितनी ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं, कितनी ऑक्सीजन हमने यूज की, जिससे कितनी CO2 रिलीज हुई। और ये RQ वैल्यू आपको पता है डिपेंड करती है कि आपने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या लिया है। क्या लिया है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या लिया है, इस बात पर डिपेंड करती है। वैसे तो इन जनरली यूजुअली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम पर यूजुअली बात करी जाए तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज होता है, लेकिन सर्टेन कंडीशन और कुछ प्लांट्स में ये आपको प्रोटीन भी देखने को मिल जाएगा, आपको लिपिड भी देखने को मिल जाएगा, आपको ऑर्गेनिक एसिड भी देखने को मिल जाएंगे। तो क्या इनकी भी RQ वैल्यू सेम होती है? जवाब है नहीं। आपको कार्बोहाइड्रेट की RQ वैल्यू 1 मिलेगी, प्रोटीन की वैल्यू मिलेगी 0.9, लिपिड या फैट की मिलेगी 0.7, और जबकि ऑर्गेनिक एसिड की मिलती है मोर देन 1। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट किस पर डिपेंड करेगा? लिखा हुआ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन टेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नो। रेस्पिरेटरी पाथवे एज ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, इस बात पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यस। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज्ड ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, नो। आपके पास यहां पर थर्ड सही है, ठीक है। तो आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रिडक्शन लिखा हुआ है ना। यहां पर रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, कंबशन करते हैं, ठीक है बेटा। तो आप थर्ड समझिए, आंसर बिल्कुल सही है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शन, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहा है, ऑक्सीजन का भी यूज कर रहा है, CO2 निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, एनर्जी निकल रही। अगर ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है तो निकलने वाली एनर्जी 686 किलो कैलोरी होती है, बशर्ते यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर? तो आप बताइए कंप्लीट कंबशन है ग्लूकोज का, यस। ये टाइप ऑफ कैटाबोलिक प्रोसेस है, यस। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, नो। आपके पास इस रिएक्शन में RQ वैल्यू 1 है, यस। RQ वैल्यू अभी बताया था हमने आपको कि भैया CO2 रिलीज बाई वो ऑक्सीजन यूज्ड। तो आप बताइए आपको क्या यहां पर इस रिएक्शन में CO2 कितना रिलीज हो रहा है? 6 मॉलिक्यूल। 6 मॉलिक्यूल आपके पास CO2 और 6 ही मॉलिक्यूल आपके पास O2। क्या आंसर 1 नहीं आ गया? बिल्कुल आ जाएगा। तो करेक्ट बात बतानी है तो A, B और D हो जाएगा। आंसर 4 सही है। 129 का 4 सही है बेटा। क्लियर? वेरी गुड। अगला बताओ, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच निकालना है। तो ABA एब्सिसिक एसिड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, बिल्कुल।
सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा। स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन मतलब एबायोटिक स्ट्रेस हो सकता है, आपके पास प्लांट लेवल पर स्ट्रेस हो सकता है, उस दौरान सीड जर्मिनेशन नहीं करेगा। फिर आपके पास लिखा हुआ है एबीए क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, बिल्कुल एबीए जो है ना स्टोमेटा को क्लोज कराता है वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, लेकिन साइटोकाइनिन स्टोमेटा को ओपन कराता है। साइटोकाइनिन स्ट्रेस हार्मोन है, बिल्कुल गलत है, स्ट्रेस हार्मोन साइटोकाइनिन नहीं है, अभी बार बार मैं नाम एबीए का ले रहा हूं। फिर लिखा हुआ इथाइलिन स्प्राउटिंग द पोटैटो ट्यूबर्स, ये बात सही है। इथाइलिन सीड की डोरमेंसी, बड की डोरमेंसी को तोड़ता है, याद करिएगा। इथाइलिन बड की डोरमेंसी तोड़ता है ट्यूबर मतलब पोटैटो में, और सीड की डोरमेंसी तोड़ेगा पीनट में। तो आप बताइए कौन सी बात गलत है? तो आंसर 130 का थर्ड नहीं हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन बता दो, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम 1 कॉलम 2 एडेनिन डेरिवेटिव कौन है, टर्पीन का डेरिवेटिव कौन है, गैसियस हार्मोन कौन है, और कैरोटिनॉइड, कुछ भी भूल जाओ, गैसियस तो नहीं भूलोगे ना। तो सी का फर्स्ट देखो एक ही जगह दिया हुआ है, समझ गया कि नहीं? बड़ा सरल होते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन। एडेनिन का डेरिवेटिव कौन होगा? काइनेटिन हो जाएगा। हेरिंग फिश ऑटोक्लेव डीएनए से आइसोलेट किया गया है ना। टर्पीन डेरिवेटिव कौन है? तो वो आपके पास जिब्रेलिक एसिड हो जाएगा। और कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव कौन है? वो आपके पास ये हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल 4 सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, अगली मैचिंग बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? करेक्ट मैच बताना है फिर से। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, यस और नो? तो आप बताइए ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन से फाइब्रिनोजन में बदलने वाले हार्मोन का नाम बताइए क्या होगा? सॉरी, एंजाइम का सेकंड हो गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ फैगोसिटिक सेल्स, इसमें कौन है फैगोसिटिक सेल? यहां पर मोनोसाइट दिख रही है मुझे। बेसोफिल्स इंफ्लामेटरी रिएक्शन को कॉज करेंगी, 4 हो जाएगा, हिस्टामिन सेरोटोनिन रिलीज करके। और ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए आपके पास एल्बुमिन है, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। और आपको बताया था कि फाइब्रिनोजन को कौन बनाएगा फाइब्रिन से? तो वो नाम होगा थ्रोम्बिन। क्लियर? अगला बताओ, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? कितनी मैचिंग इसमें सही है? हाइपरटेंशन 140/90 से ऊपर चले जाओ, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाए 140 से ऊपर, और आपके पास डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाए 80 से ऊपर, तो आप बताइए 90 से ऊपर चला जाए तो ये हाइपरटेंशन वाली कंडीशन है। स्ट्रोक वॉल्यूम 170 ml नहीं होता, मतलब एक बार के कार्डियक साइकिल में हार्ट की वेंट्रिकल से, ईच वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड लगभग 70 ml होता है। ये लगभग 70 ml की बात है। फिर लिखा है ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, देखो गौर से देखना, ये 0.08 लिखा हुआ है, हालांकि 0.8 सेकेंड होता है, और इस 0.8 सेकेंड में टाइम किसने लिया? जॉइंट डायस्टोल जो है 0.4 सेकेंड लेता है, ऑरिकुलर सिस्टोल आपके पास 0.1 सेकेंड लेता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड लगता है। ऐसे टाइम लगता है आपके पास 0.8, गलत लिखा हुआ है, 0.08 लिखा हुआ है। कार्डियक आउटपुट आपके पास ठीक है। कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाई आपके पास आ जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट कितना होता है? लगभग 70 से 72 मिनट्स है ना पर मिनट, और आपके पास ये भी, तो ये लगभग 5000 ml के आसपास आ जाता है ऑन एवरेज। तो ये वाली बात सही है, आपको करेक्ट मैचिंग बतानी थी, तो ए और डी सही है, और 2 आपके पास हो जाएगा आंसर। थर्ड बन जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ या ना? चलो अगला क्वेश्चन बता दो। लिखा हुआ है विच एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर फाउंड इन सिफेलोकॉर्डेट? सिफेलोकॉर्डेट में कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं? याद रखिएगा, इसमें यूरिकोज ग्लैंड नहीं है। यूरिकोज ग्लैंड आपको पाए जाते हैं कहां पर? कॉकरोच में। किडनी आपके पास मैमल्स में देखने को मिल जाएंगी। प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, एंटीनल ग्लैंड नहीं। आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? थर्ड। 135 द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। ऐसा कॉर्टेक्स का पार्ट जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में पाया जाता है, इसी को हम तो रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं।
इसे हम पेल्विस नहीं कहते, कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं। सर ये डक्ट ऑफ बैलेनी क्या होता है? तो ये आपके पास कलेक्टिंग डर्ट का पार्ट होता है जो रीनल फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है। इनसाइड द मेडुला पाया जाता है ना। किडनी में ये भी है लेकिन इनसाइड द मेडुला। लेकिन ऐसा कॉर्टेक्स का वो भाग जो मेडुला में पाया जाता है, कॉर्टेक्स का वो भाग जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में पाया जाता है, उसे हम कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं। ठीक है बेटा, आपको सेकंड जवाब हो जाएगा। अगला देख लो, which one of the following option give correct categorization of animals according to the type of nitrogenous waste they are given out? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। क्या पिजन और ह्यूमन अमोनोटेलिक हैं? गलत जवाब हो गया पहले से ही। फ्रॉग और लिजर्ड आपके पास अमोनोटेलिक हैं? गलत जवाब। आपके पास अमोनोटेलिक एक्वेटिक एनिमल होंगे? बिल्कुल। यूरियोटेलिक में फ्रॉग और ह्यूमन आएगा? बिल्कुल। आपके पास यूरिकोटेलिक में पिजन आ जाएगा, लिजर्ड आ जाएगा, कॉकरोच आ जाएगा। आप मुझे तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी एक्वेटिक एनिमल यहां तक बात सही है। कॉकरोच यूरियोटेलिक नहीं होता, यूरिकोटेलिक होता है। गलत जवाब हो गया। थर्ड ऑप्शन होगा 136 का। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? बताओ बच्चा। क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन आपके स्कल की बात कर रहा है और स्कल कम्स अंडर एक्सियल स्केलेटन, सही बात। फेसियल बोन भी आपके पास स्कल बनाएगी और वो आपके पास क्या हो जाएगा? एक्सियल स्केलेटन में। ईयरोसाइकल भी एक्सियल स्केलेटन में आएगा। कोई बात गलत नहीं है, सारी बातें सही है। 4 हो गया। एक्सियल स्केलेटन में कौन आता है? स्कल आता है, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, हायोइड, है ना। आगे देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। अब बताओ, ये आपको ए क्या दिख रहा है? ए मुझे साफ साफ क्लेविकल दिख रही है। बी क्या दिख रहा है? बी मुझे साफ साफ स्कैपुला लग रही है। लग क्या रही है? एफ क्या है? एफ फॉर फीमर। नालायको नहीं, एफ है ह्यूमरस। फिर बाद में देखो, जो अंगूठे की तरफ होगी, अंगूठे की तरफ होती है, उसे हम रेडियो कहते हैं। और जो आपके पास अंदर की तरफ है उसे हम कहते हैं अल्ना। ये सी क्या हो गया? कार्पेल। डी क्या हो गया? मेटाकार्पल। और ई क्या हो गया? फेलेंजेस। ठीक है, तो आप बताओ पूरा। आपसे ये कहा जाए कि भैया ए क्लैविकल है, बिल्कुल है। एफ ह्यूमरस है, बिल्कुल है। डी मेटाकार्पल है, अरे वाह, बिल्कुल है। सारी बातें सही है, सारी बातें सही हैं। 139 बताइए, स्टेटमेंट 1, ओनली 2 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। 2 मेजर रीजन में मेडुला ओब्लोंगेटा के साथ आपको पोन्स जोड़ना था। दैट्स वाई ओनली मेडुला ओब्लोंगेटा नहीं, मिड ब्रेन के साथ आप पूरे हाइंड ब्रेन को जोड़ेंगे, तब आपको बनेगा ब्रेन स्टेम। इस वजह से ये गलत बात लिखा हुआ। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मतलब कनेक्शन को ही हम ब्रेन स्टेम कह रहे हैं, तो ये वाली बात सही है। स्टेटमेंट 1 सही है, सॉरी गलत है, दूसरा सही है। इस तरह से आंसर आपका थर्ड हो जाना है। क्या हो जाना है? थर्ड। अगला लिखा हुआ, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन शीथ कौन बनाएगा? वही फैट लिपिड की कवरिंग जिससे करंट का लॉस कम हो, फास्ट आपके पास कंडक्शन हो जाए। माइलिन शीथ को अगर सीएनएस में बनवाना है तो ये स्वान सेल नहीं बनाएगी, ये बनाएगी ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। और अगर पीएनएस में अगर ये बनवाना है तो ये बनाएंगी स्वान सेल। कौन बनाएंगी? स्वान सेल। तो प्रोड्यूस कौन करेगा? एस्ट्रोसाइट नहीं करती, स्वान सेल करती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट करती है, ऑस्टियोक्लास्ट नहीं करती। ऑस्टियोक्लास्ट लिखा हुआ है, स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट। आंसर 4 हो जाना है। अगला क्वेश्चन बताओ, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग भैया? रिगार्डिंग केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन्स।
तो बताओ, कॉर्टिसोल स्टेरॉइड में आएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलेगा? बिल्कुल। स्टेरॉइड में थायरॉक्सिन आएगा? नहीं। याद रखिएगा, स्टेरॉइड की तरह इसके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव नहीं है। इसका मतलब ये आप ये गलती मत कर देना, स्टेरॉइड जो हो गया वो थायरॉक्सिन हो गया, नहीं, इसे हम अलग ग्रुप रखते हैं, इसका नाम होता है आइडोथ्रियोनीन। क्लियर? अमीनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन है, यस। पेप्टाइड हार्मोन सेक्रेटिन है, यस। जीआईपी भी है। तो आपके पास गलत जवाब तो बी दिख रहा है मुझे, ए सी डी ई, मतलब 4 बातें सही लग रही हैं, 5 नहीं 4। 141 का 4 बातें सही हैं, आंसर सेकंड बनेगा। क्लियर? अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अप्लाई ऑन यूनिसेक्सुअल प्लांट? यूनिसेक्सुअल प्लांट, जैसे यार याद रखिएगा, ये प्लांट में के लिए टर्म यूनिसेक्सुअल एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन इनकी भावनाओं को समझना। प्लांट में अगर पूरी बॉडी, प्लांट बॉडी के लिए बात करी जाए, टर्म मोनोइसियस और डायोसियस होता है। प्लांट के केस में यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल जैसे टर्म फ्लावर के लिए यूज करते हैं। लेकिन चलो बोल दिया यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए बताइएगा, तो इमैस्कुलेशन यूनिसेक्सुअल प्लांट में क्या ही कराओगे? इमैस्कुलेशन का रीजन तो आपके पास डेवलप हो रहा है बाइसेक्सुअल में, कि उसके एंथर जो है ना उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पर ना गिर जाए, तो इमैस्कुलेशन जैसा कोई फिनोमिना नहीं। बैगिंग, हाँ, बैगिंग आप करा सकते हो यूनिसेक्सुअल प्लांट में, क्योंकि हम डिजायर्ड पॉलन ट्रांसफर करेंगे, कर सकते हैं। ऑटोगैमी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी तो भूल ही जाइए। गाइटेनोगैमी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइएगा। अगर मैं गाइटेनोगैमी के बारे में तुमसे बोलना चाहूं तो गाइटेनोगैमी का मतलब क्या होता है? ऑटोगैमी तो नहीं होगा, क्या जीनोगैमी होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, हो सकता है, लेकिन यूनिसेक्सुअल प्लांट है, और यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो बताइएगा उसके पास एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो गाइटेनोगैमी को भूल जाइएगा। तो इसका मतलब आपके पास नहीं करेक्ट है यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए ए, सी और ई। आंसर तो फर्स्ट हो गया बेटा, लेकिन ये याद रखिएगा यूनिसेक्सुअल प्लांट आप लेकर चलिए कि वो प्लांट कैसा है। सेक्स ऑर्गन के नाम पर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है, एक ही सेक्स ऑर्गन है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो बताइए उसे हम क्या कहेंगे? मोनोइसियस है, डायोसियस? तुम बताओ। तो ऐसे प्लांट को जिसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट है उसे हम डायोसियस कह सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा टर्म बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर फर्स्ट के साथ जा रहे हैं। 143 आपके पास क्या कह रहा है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। बात सही है, क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज फ्लावर होते हैं, और जो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा तो वो नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा, ऑटोगैमी ही करेगा। उसे क्या पॉलिनेशन की जरूरत, क्या पॉलिनेटर की जरूरत? वो अपना पॉलिन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर रिलीज कर देगा और एश्योर्ड बिना पॉलिनेटर के सीड बना लेगा। सही बात। प्लांट्स ऑक्सैलिस प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। ऑक्सैलिस हो गया, कॉमन पांसी हो गया, वियोला जिसे कह रहे हैं, उसमें 2 तरह के फ्लावर होते हैं। ये आपके पास ओपन फ्लावर चेस्मोगैमस, क्लोज फ्लावर क्लिस्टोगैमस। तो ये बात सही है, दोनों बातें सही हैं। आंसर 4 बन जाना है। आंसर क्या बन जाना है बेटा? 4 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसमें। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड। ओनली लिखा हुआ है, आपको वो पेयर ऑफ ऑर्गन बताने जिसमें सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड पार्ट है। थाइमस ओनली है, लेकिन टेस्टिस ओनली नहीं है, क्योंकि ये गैमीट भी बनाएगा और हार्मोन भी बनाएगा। एड्रिनल ओनली है, लेकिन ओवरी ओनली नहीं है। पैराथायराइड ओनली है, एड्रिनल भी ओनली, थायराइड ग्लैंड ओनली, आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियाज तो मिक्स हो गया। आंसर आपके पास 3rd बन गया। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 3rd बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 45 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम।
ए वाला स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए हेड वाले पार्ट पर कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम और इसमें पाए जाते हैं आपके पास एंजाइमेटिक, वो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte को डिसॉल्व करेंगे या मेम्ब्रेन ऑफ एग को डिसॉल्व करेंगे। आपके पास बी वाला पार्ट क्या हो गया? मिडिल पीस, और मिडिल पीस में हेलिकली अरेंज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको एनर्जी देते हैं, और सी वाला पार्ट हो गया टेल, और टेल वाला पार्ट मूवमेंट में हेल्प करेगा। मिडिल वाला पीस वाला काम जो होगा वो होगा एनर्जी देना, और हेड वाला काम हो जाएगा आपके पास फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम्स को रिलीज करना। ए फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, यस। बी possess numerous of mitochondria, यस। सी हेल्प्स इन मूवमेंट, यस। आंसर बिल्कुल 4 सही होगा। क्लियर? 146 हाउ मेनी सेल्स डिप्लॉयड इन नेचर? कितनी सेल इसमें ऐसी है जिनका नेचर डिप्लॉयड है? स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है, ओवम आपके पास हैप्लॉयड हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपके पास कैसी हो गई? हैप्लॉयड। फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉयड, सेकेंड पोलर बॉडी भी हैप्लॉयड, प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड गिनना है, 1 2 और 3। क्या आंसर सेकेंड बन रहा है? क्या आंसर सेकेंड बन रहा है बेटा? बिल्कुल 3 लोग मुझे डिप्लॉयड दिख रहे हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा 147 हाउ मेनी करेक्ट मैचिंग अकॉर्डिंग टू हार्मोन एंड देयर टारगेट। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, मायोमेट्रियम पर काम करेगा, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा। एफएसएच सर्टोली सेल पर काम करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। जीएनआरएच आपके हाइपोथैलेमस से निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलवाएगा? गोनाडोट्रोफिन, मतलब एफएसएच और एलएच निकलवाएगा। एलएच मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पर काम करेगा और ओव्यूलेशन कराएगा। क्या कराएगा बेटा? ओव्यूलेशन। आपके पास एलएच सर्टोली सेल पर काम करेगा, यह बात गलत है। आपको यहां पर 4 बातें सही लग रही हैं, आंसर थर्ड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। 148 साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन is an indicator of normal reproductive phase and extent between menarche and menopause। तो साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, और वो शुरुआत मिनार्की से होती है, स्टार्टिंग कहते हैं, और एंड मेनोपॉज पर होता है। बिल्कुल सही है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, स्मॉल नहीं लार्ज अमाउंट में रिलीज करता भैया, जो एसेंशियल होता है मेंटेनेंस ऑफ पेरीमेट्रियम। अरे नहीं, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। गलत जवाब है ये भाई साहब। तो आपके पास एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। इस तरह से आंसर आपके पास 148 का सेकंड हो जाना है। 148 का क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। अगला 149 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी में हम क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब को कट किया, टाई किया, है ना। तो आपके स्टरलाइजेशन मेथड है, फीमेल नसबंदी कहते हैं जिसे। ए का हो गया सेकेंड, ना यहां दिया, ना यहां दिया, ना यहां दिया, ऑप्शन तो सेकेंड हो गया। आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है, क्लेमाइडियसिस, और क्लेमाइडियसिस आपके पास एक प्रोटोजोन आरटीआई है ना, फर्स्ट हो गया। वल्नरेबल टू एसटीआई, तो आपके पास वो उम्र बतानी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है 15 से 24, तो ये हो जाएगा 4। और आईयूडीज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर यूज करी जाती है इंडिया में, तो ये हो जाएगा थर्ड। सेकेंड, फर्स्ट, 4, थर्ड, आंसर वही है सेकेंड। और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। और इनकरेक्ट मैच में एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 8 नहीं है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में नहीं आता। आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ये आपके एआरटी में आ जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक में है। सिफिलिस एक वेरियल डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। एचआईवी एसटीआई है। गलत जवाब क्या हो गया? फर्स्ट, वो तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस तरह से आप लोगों ने 121 से 150 तक क्वेश्चंस मेरे साथ देख लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे।
है ना। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वैसे आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप विक्रम सर का स्वागत करिए। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ पेपर डिस्कशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 43, जो कि 17 मार्च 2025 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में हुआ है। पेपर काफ़ी बढ़िया था, आप सबने बढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 91 टू 150 तक की जर्नी आपके साथ की। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 151 से 180 की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। आपको ये बताया गया था बच्चों कि मेंडेलियन डिसऑर्डर एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जीन प्रभावित होता है, उससे कैरेक्टर प्रभावित होता है। तो कहानी कुछ ऐसे है कि हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा, और इस बीटा चेन को बनाने वाली कोई जीन होगी। उसी जीन में समस्या आ जाने की वजह से आपका सीक्वेंस में थोड़ी समस्या आती है। यहाँ mRNA का कोडॉन GAG से GUG हो जाता है, और आपका ये ग्लूटामिक एसिड के लिए कोडॉन था जो कि अब वैलिन हो जाता है। ठीक, अब हमारे जो नॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन ए चेन था, नॉर्मल जो था, उसमें आपने पढ़ा था वेल, हेस, ल्यू, प्रो, ग्लूटामिक एसिड, और 7वें पोजीशन पर भी तो देखिए 1 2 3 4 5 और छठे, तो छठे पोजीशन पर ही चेंज होता है, याद रखिएगा, 7वें पे नहीं होता। तो छठे पोजीशन वाली जो चेन होती है, अब यहाँ पर आपने क्या देखा, अब ये क्या है, हीमोग्लोबिन आपका HbS है सिकल सेल एनीमिया में। तो छठे पोजीशन पे अब सेंटेंस क्या बनेगा कि छठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूटेड बाय वैलिन, मतलब वैलिन आता है, ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है। आपको सेंटेंस क्या गलत लिखा है कि सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन, नहीं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। इस सेंटेंस को ठीक से पढ़िए, ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन है, ये उल्टा लिखा है। बस यही था क्वेश्चन कि आपको याद था कि नहीं, वैलिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक छठे पोजीशन पे चेंज, 7वें पे नहीं होता। अब इस बीमारी की वजह से जो शेप आपकी आरबीसी की निकल के आती है बाई कॉनकेव, वो आपका सिकल सेल हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्ली नहीं होता है, कैरेक्टर प्रभावित हो गया। तो ये गलत है। और लिखा हीमोफीलिया जो है, तो आपने पढ़ा ही था कि ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव बीमारी होती है, और जो आपका सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी है। तो ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, पहला ही आंसर सही है। अब देखिए, आपको बताया गया था कि जैसे आपको पता 3 बॉन्ड्स दिए हों, 3 बॉन्ड दिए हैं और 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इनको तोड़ना ज़्यादा कठिन है। तो जो लेट में टूटेंगे उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, वो लेट में मेल्ट करेंगे। क्या लिखेंगे आप, लेट मेल्ट। ठीक, तो कह रहे हैं कि डीएनए का कोई टुकड़ा आपको मिला, एक टुकड़ा ये मिला और एक टुकड़ा ये मिला, अगर ये जीसी रिच है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, और अगर ये एटी रिच है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। ये जल्दी मेल्ट करेगा, ये लेट मेल्ट करेगा। तो सेंटेंस गलत लिखा है कि इन डीएनए मॉलिक्यूल जीसी रिच पार्ट्स मेल्ट बिफोर, नहीं, मेल्ट आफ्टर होगा। और आपको मालूम था कि ए और टी के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2, जी और सी के बीच 3। तो ये सेंटेंस सही लिखा कि इन बिटवीन ए एंड टी देयर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वे 3 है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा कि असर्शन इज नॉट करेक्ट और रीजन इज करेक्ट। क्या आंसर आ गया, 3rd। अब देखिए, आपको कहा गया, क्वेश्चन 3 प्रकार से बनता। आपको कोई डीएनए की लंबाई दे दी गई और आपसे कहा गया कि नंबर ऑफ बेस पेयर को आप काउंट करिए। तो आप क्या करते थे, मान लीजिए 2.4 मीटर या कुछ भी दे दें, तो इतने को आप किससे डिवाइड करते थे, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी से। और अगर आपको नंबर ऑफ बेस पेयर दे दिया जाए, मान लीजिए दे दिया गया इसे 6.6 10⁹ तो आप क्या करते थे, इसको 3.4 10⁻10 से मल्टीप्लाई करते थे, तो आपको लेंथ निकल के आती थी। ये 2 फॉर्मेट आपके
अनसॉल्व में मिलेंगे कि आपको नंबर ऑफ बेस पेयर देखिए डीएनए की लंबाई पूछी जाती है और बेस नंबर ऑफ बेस पेयर डीएनए का लेंथ देकर बेस पेयर पूछा जाता है। जब बेस पेयर पूछा जाएगा तो 3.4 एंगस्ट्रॉम से डिवाइड करेंगे और जब लेंथ पूछा जाएगा तो 3.4 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें देखिए आपको बताया गया था कि जो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है। कब बनता है? जब सुपर कॉइलिंग होती है, क्रोमोसोम बनता है। और इस न्यूक्लियोसोम में आपके 4 ऐसे 1 2 3 4 ये हिस्टोन के ऑक्टामर होते हैं, 2 सेट में होते हैं और इन पे ऐसे डीएनए रैप करता है। ये जो डीएनए रैप कर रहा है ना, इतने में 200 बेस पेयर खर्च होता है। तो इसका मतलब कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है और पूरे 2.2 मीटर डीएनए में अगर आपको निकालना है कि कितने आपके न्यूक्लियोसोम बनेंगे तो आपको पहले से मालूम है सर कि 26.6 10⁹ बेस पेयर टोटल डीएनए होता है बेस पेयर में। इसको मैं 200 से अगर डिवाइड कर दूं तो 3.3 10⁷ ये न्यूक्लियोसोम निकल के आ जाएगा। 4th आंसर। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि हिस्टोन के ऑक्टामर पे जितना डीएनए चढ़ा होगा उतने ही आप बेस पेयर उसको काउंट करेंगे। तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर खर्च हुआ तो टोटल जितने बेस पेयर थे उसमें 200 में डिवाइड करेंगे तो 3.3 न्यूक्लियोसोम निकल के आ जाएगा। ठीक। अब ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको एक क्वेश्चन देखिए उल्टा देख लीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि एक डीएनए का सैंपल है जिसमें 5000 न्यूक्लियोसोम दिखाई पड़ रहे हैं, बताओ डीएनए की लंबाई। कुछ नहीं सर, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 बेस पेयर से। ठीक। और 3.4 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल के डीएनए की लेंथ आ जाएगी। ठीक, आप निकाल लेंगे। फिर देखिए आपको मालूम था कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मेजल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। ये काहे के लिए हुआ था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था हर्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। ये काहे के लिए हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसमें फास्फोरस 32 सल्फर 35 ये क्या था? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। माइंड इट, आइसोटोप इज नॉट द ओनली रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इट इज आल्सो हैवी आइसोटोप। और मेजल्सन स्टॉल में जो इस्तेमाल हुआ था वो N14 N15 और ये हैवी आइसोटोप था। तो आइसोटोप तो था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आइसोटोप यूज फॉर प्रूविंग सेमी कंजर्वेटिव। तो भाई साहब ये तो हो नहीं सकते पहली बात, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इस बात को प्रूव करने के लिए था, और ये एक्सपेरिमेंट इस बात के लिए था कि हाँ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव तरीके से रेप्लिकेशन करता है। तो भाई N14 N15 क्या आंसर आ गया? 3rd। अब देखिए आपको बताया गया था कि अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल मानूं और डीएनए ऐसे 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 आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल होता है, तो ये क्या होता है? ये डीएनए तो नेगेटिव चार्ज होता ही है, चाहे प्रोकैरियोट का हो चाहे यूकैरियोट का हो, लेकिन ये कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ एक जगह में हेल्ड करता है। इस जगह को ही हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब आप कहोगे सर न्यूक्लियोइड कहते हैं, और आगे चल के जब यूकैरियोटिक सेल बना तो इसी को आपने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में आपका डीएनए रहता है, हिस्टोन के साथ रहता है। आप कमाल की बात देखिए, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे ही भगवान ने एक प्रिमिटिव टाइप का बिहेवियर डेवलप किया कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ नेगेटिव चार्ज डीएनए को हेल्ड किया, एक जगह में स्थिर किया, उसी को न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्योंकि इवोल्यूशन ग्रेजुअल होता रहता है, नेचर ने कोई चीज़ झटके में नहीं किया, पहले उस कैरेक्टर को लाया कि एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन नेगेटिव चार्ज डीएनए के साथ एक जगह पर रहे। फिर उन्होंने देखा कि ऐसा कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल रहा तो उन्होंने इसी चीज़ को सुपर कॉइलिंग कर दी हिस्टोन के साथ। याद करिए हिस्टोन का जो नेट चार्ज आता है पॉजिटिव आता है क्योंकि उसमें बेसिक एमिनो एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बन गया न्यूक्लियोसोम, और कहाँ रहता है? और न्यूक्लियोइड की जगह पर अब न्यूक्लियस की बात करेंगे, याद रखिएगा। तो आप बताइए न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट्स के लिए, न्यूक्लियस यूकैरियोट के लिए, न्यूक्लियोसोम यूकैरियोट के लिए। कुछ नहीं सर, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता अभी आपको बताया गया है, और इसमें दो आपके एमिनो एसिड कौन से? आर्जिनिन और लाइसिन, ये बेसिक एमिनो में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। तो ये तो सही है, यही गलत है, 2nd आंसर। कुछ नहीं सर, अब देखिए कमाल की बात है, आपकी किताब में एक पैराग्राफ लिखा है उसको समझिए। मैं कह रहा हूं स्टार्च सिंथेसिस इन पी, ये एक जीन के द्वारा गवर्न होता है, और कमाल की बात है इस जीन के 2 प्रभाव आते हैं, ये साइज को भी कंट्रोल करता है और ये शेप को भी कंट्रोल करता है। इसी घटना का नाम हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। जब एक जीन एक से ज़्यादा
फिनोटिपिक ट्रेट को गवर्न करे, कंट्रोल करे, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपी। तो अब कहानी कुछ ऐसी है, आपको पता है कि एलील के 3 कॉम्बिनेशन कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, ये बनते। ये वाला हमको दिख रहा है राउंड, जैसा कि अब तक हम समझ रहे थे। ये भी मुझे राउंड दिखा सर, जैसा कि अब तक हम समझ रहे थे। ये रिंकल्ड दिखा, जैसा कि अब तक हम समझ रहे थे कि कैपिटल कैपिटल होगा तो राउंड होगा। अब देखिए ये मुझे कैसा दिखा? लार्ज ग्रेन साइज दिखा, लार्ज ग्रेन साइज दिखा। ये मुझे स्मॉल ग्रेन साइज दिखा, ये साइज के अकॉर्डिंग बता। लेकिन इसे होना चाहिए था लार्ज ग्रेन, लेकिन ये मुझे कैसा दिखा? इंटरमीडिएट ग्रेन साइज। तो ये कहा गया कि डोमिनेंस इज नॉट, उसी पैराग्राफ में देखिए लिखा कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन, इट डिपेंड्स अपॉन विच फिनोटिपिक ट्रेट अंडर कंसीडर। अगर मैं इस स्टार सिंथेसिस पी जो कि जीन है, इसके शेप वाले कैरेक्टर को अगर फिनोटाइप को मैं मानूं तो ये डोमिनेंस शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं साइज वाले कैरेक्टर को अंडर कंसीडर करूंगा तो यहाँ पर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ इसको होना चाहिए लार्ज ग्रेन, लेकिन इंटरमीडिएट आता है। इसका मतलब उस पैराग्राफ में देखिए जहाँ खत्म हो रहा लिखा है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन कार्टून। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने किस फिनोटिपिक कैरेक्टर को अंडर कंसीडर किया है, और ये एग्जाम्पल किसका है? प्लियोट्रॉपी का है। लिखा है स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज ए फिनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल बीबी एलील सो इनकम्प्लीट। बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्च साइज इफेक्टिवली बाय बीबी homozygous in contrast to BB homozygous have lefer in starch synthesis and produce smaller starch grains, but the starch grains produced are of intermediate size। ये बिल्कुल सही है, इसीलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, 4th आंसर है। समझ गए आप लोग? तो उस पैराग्राफ का मतलब ये कि डोमिनेंस किसी भी जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं, जैसा कि हम सपोज कर रहे थे। हम भी सपोज कर रहे थे कि भाई इसको तो लार्ज ग्रेन हो, लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। 4th आंसर। फिर लिखा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आपने पढ़ा ही था कि एक होता है एन्यूप्लॉइडी और एक होता है पॉलीप्लॉइडी। यही 2 आपने पढ़े आपके। और एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा? 1 और 2 घटे बढ़ेगा ऐसे ऐसे, या 2 घट जाए 2 बढ़ जाए। लेकिन पॉलीप्लॉइडी में अगर कोई डिप्लॉइड है तो अगला जो होगा ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, जैसे कि टाइपिटम, जैसे कि एंडोस्पर्म, ये पॉलीप्लॉइडी के एग्जांपल हैं। तो ट्राइसोमी, मोनोसोमी तो आप जानते हैं सर, ट्राइसोमी कुछ नहीं सर 2n+1, मोनोसोमी 2n-1। अब देखिए कहा गया कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ऐसा नहीं है भाई। क्योंकि सबसे पहले आपने पढ़ा था जेनेटिक डिसऑर्डर, और जेनेटिक डिसऑर्डर 2 प्रकार के थे, एक आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर। याद रखिएगा। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर डोमिनेंट रिसेसिव है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव है, हीमोफीलिया रिसेसिव है, मार्टन स्टॉपी डोमिनेंट है, 65 रिसेसिव है। तो पहला सही है, दूसरा ही गलत है। क्या आंसर आ गया? 2nd लिखा है। अब देखिए ब्रेन की साइज आपने 9 पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था? होमो इरेक्टस, और क्या था ये? इरेक्टस, ये ठीक है। 1400 सीसी आपने पढ़ा था नियंडरथल, नियंडरथल मैन, ये ठीक है भाई। और ये 1600 होती है क्रोमैग्नन की, और ह्यूमन की अगर हम बात करें तो 1400 से 1500 के बीच में। ठीक, तो क्या आंसर आ गया? 3rd। और अगर होमो हेवेलिस की बात करेंगे तो 650 से 800 सीसी होमो हेवेलिस। क्या आंसर आ गया? 3rd आंसर, नियंडरथल मैन की। अब देखिए मेंडल कहते हैं कि F2 जनरेशन में आपको टाल और डॉर्फ के बीच जब आपने क्रॉस कराया था तो आपको यही जीनोटाइप मिले थे F2 में, कैपिटल टी, स्मॉल टी। भाई साहब ये तीनों तो मुझे टॉल दिखाई पड़े थे और ये मुझे डॉर्फ दिखाई पड़ा था। तो 3 में कितना आ गया? 70%। ये कितना आ गया? 25%। आंसर क्या बन गया? 2nd। 25% टॉल, 25 F2 प्रोजनी। अब देखिए जो आपने चार्ट पढ़ा है, आपके 7 कैरेक्टर लिए गए थे जिसके 2 अल्टरनेट ट्रेट थे। तो उसमें बताया गया था कलर ऑफ पॉट ग्रीन जो होता है डोमिनेंट होता है, येलो रिसेसिव होता है। लेकिन पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल जो होता है वो टर्मिनल पे डोमिनेंट होता है, याद रखिएगा। ये गलत है। ठीक, और शेप ऑफ इन्फ्लेटेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पे, और कलर ऑफ सीड में येलो ग्रीन पे, याद रखिए। और हाँ, हमेशा ये दिमाग में मत रखिएगा कि येलो ही डोमिनेट होता है। फली के कलर में ग्रीन डोमिनेट होता है येलो पे, और सीड की बात करेंगे तो येलो डोमिनेंट है रेसिप पे, ग्रीन पे। 2nd आंसर, इनका मिसमैच। अब देखिए ये इतने तरह के क्वेश्चन जो लिखे होते लंबे चौड़े से परेशान होने उतना ही, बस केवल आप ये पकड़ो किसका क्रॉस किससे कराया गया।
भाई साहब इनका क्रॉस कराया गया इनसे, सिंपल सी बात है, वो लंबा चौड़ा छोड़ दीजिए, इनका क्रॉस कराया गया इनसे, और क्या पूछा गया, बस यही दो चीज़ मायने रखती है। मैं क्या बता रहा हूँ, लंबा चौड़ा क्वेश्चन भूल जाइए, मैं कह रहा हूँ किनका क्रॉस किससे कराया गया और क्या पूछा गया। मैंने हमसे क्या पूछा गया कि आपको बताना ग्रीन राउंड सीड क्या मिलेगा। पहले हम इसका गैमीट बना लें, एक गैमीट तो ये बना और एक गैमीट तो ये बना, इनके गैमीट की बात करें तो ये बना और इनके गैमीट की बात ये करें, और कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, उसके बाद इनका क्रॉस कराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, और उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ध्यान से देखिए, जितने आपके बने हैं सब के सब राउंड बने हैं। ठीक, सबके सब राउंड है, पहली बात। और देखिए ग्रीन हमें सिर्फ एक दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ग्रीन राउंड जो है वो केवल एक मिला है, कितने में, 4 में। तो क्या आंसर आ गया, थर्ड। वैसे भी ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, आपको दिख ही रहा है, एक ही हेटेरोजाइगस था, तो 4 में। अब देखिए गलती ना करना कि आप 16 में नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये 4 ही प्रोजनी हुई है। गलती ये मत करना ग्रीन राउंड मिल गया तो आपने उसमें लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। हाँ, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, डाइब्रिड क्रॉस नहीं। ये 16 में आप निकालेंगे और 8 तो बिल्कुल नहीं आएगा। थर्ड आंसर। तो ग्रीन राउंड कितना, अब देखिए येलो की बात करेंगे, येलो राउंड कितना आ गया, 3 आ गया। येलो राउंड ये 3 आ गया, थर्ड आंसर। लिखा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसलिए आया था कि हमें मालूम है कि 2.2 मीटर डीएनए होता है। अब 2.2 मीटर डीएनए है, कैसे ये फंक्शन करता है, किस तरह के प्रोडक्ट ये हमारे शरीर बनाता है। सबसे पहले तो इसकी सीक्वेंसिंग करो, इसी सीक्वेंसिंग करने का ही नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि भाई साहब ह्यूमन जीनोम है क्या, कौन कौन सा सीक्वेंस है, कितना रेपिटेटिव है, कितना सेटेलाइट है, इन चीज़ों को। और ये 13 साल चला था, 1990 में शुरू हुआ, 2003 में ख़त्म हुआ, सही है। और इसमें कई सारे अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग देश के लोग, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कई लोग काम आए। तो इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉर्न बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड, और इसमें एक और भी संस्था थी, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके भी था, याद रखिएगा, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। और इसके अलावा जापान, चाइना वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व हुए, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था। और इसमें एक बहुत उभरती हुई विज्ञान की संख्या थी, शाखा बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी एसोसिएट हुई थी। तो भाई साहब ये दोनों सेंटेंस मुझे ठीक दिख रहे हैं। क्या आंसर आ गया, फोर्थ। तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं। अब देखिए 53, 86, 5 × 174 जमाने से आपको याद है, ए फर्स्ट, ठीक, ये तो गलत हो गया। फिर लेकर आता है 502 लैम्डा बैक्टीरियोफेज बी सेकेंड, 3 to 3। अब देखिए आपको मालूम था कि जो आप 6.6 10 के घात 9 पढ़ते हैं, ये डिप्लॉयड कंटेंट है। ये क्या है भाई, डिप्लॉयड कंटेंट है। तो मुझे 3.3 ये हैप्लॉयड कंटेंट हो गया, और ये तो इकोलाई के लिए है, और ये डिप्लॉयड कंटेंट। तो कुछ नहीं सर, सी थर्ड, डी फोर्थ, ई फिफ्थ। क्या आंसर आ गया, सेकेंड। अब देखिए लाइकोपेरान में लिखा स्ट्रक्चरल जीन, आपको मालूम था कि सबसे पहले एक तो इससे ये वाला जीन आ गया, और एक ZYA आ गया, और यहाँ ऑपरेटर, यहाँ ऑपरेटर, यहाँ प्रमोटर। तो जो रिप्रेसर बनता था, रिप्रेसर ये ऑपरेटर से बाइंड करता था ताकि प्रमोटर प्रॉपरली काम ना करे। ठीक, तो लिखा स्ट्रक्चरल जीन्स कोड फॉर एंजाइम्स इन्वॉल्व इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, ये तो ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन लैक्टोज क्यों, इन तीनों के ही मदद से होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ट्रांसस्टाइलेज, परमिएज। और प्रमोटर इज बाइंडिंग साइड फॉर रिप्रेसर नहीं, ऑपरेटर इज अ बाइंडिंग साइड, याद रखिएगा, ऑपरेटर इज बाइंडिंग साइड, ये गलत है। और इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज स्ट्रक्चरल जीन्स आर नॉट ट्रांसफर, बिल्कुल सही। क्यों, जब लैक्टोज नहीं होगा, इंड्यूसर नहीं होगा, तो रिप्रेसर प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं होगी। और लाइक ए जीन क्या काउंट करती है, ट्रांसस्टाइलेज। अब आपसे क्वेश्चन में गलत पूछा गया बी, दैट इज ओनली बी, थर्ड आंसर, याद करिएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट, तो ये ओनली बी, थर्ड आंसर। अब देखिए आपको मालूम है कि सबसे बड़ा होता है एरा, और उससे छोटा होता है पीरियड, और उससे छोटा होता है इपोच, याद रखिएगा। समझ गए आप लोग। अब देखिए एरा की बात करें तो सबसे बड़ा ए स्क्वायर, पी स्क्वायर, एम सी, एजोइक, आर्कियोजोइक, और इनको बोलते हैं पैलियोजोइक। ठीक,
और इसको उससे पहले आपका प्रोटेरोजोइक, ठीक, और उसके मीजोइक, सिनोजोइक। तो आपकी एनसीईआरटी पैलियोजोइक से दिया हुआ, याद रखिएगा। ये 6 एरा होते हैं, इनके फर्दर पीरियड्स होते हैं। अब देखिए कहते हैं कि जो पैलियोजोइक एरा है, पैलियोजोइक एरा, इसके कई सारे पीरियड थे। उसका फॉर्मूला है कॉस DCP। ये होता कैम्बेरियन, ऑर्डोविक्सियन, सिल्यूरियन, आपकी किताब में यही से दिया, सिल्यूरियन, और डिवोनियन, और ये है कार्बोनीफेरस, और ये है पर्मियन। तो आपकी किताब में जो ये लास्ट के 4 दिए हैं, ये यहीं से दिया हुआ, सिल्यूरियन से। तो डिवोनियन किसका पीरियड हो गया? पैलियोजोइक का। तो यही आंसर है। और मीजोजोइक का होता है ट्राइसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। तो ये तीनों किसके हैं? मीजोजोइक एरा के पीरियड्स हैं, याद रखिएगा। और सीनोजोइक का जो पीरियड है टर्सरी और क्वाटरनरी। 4th आंसर। कुछ नहीं सर, इस प्लांट को मैंने देखते ही पहचान लिया, ठीक। इसका नाम पेपेवर सोमनीफेरम, प्लांट का अदर नेम पॉपी प्लांट। इससे क्या निकलता सर? ओपोइड्स निकलता है, ठीक। और इसके स्टाइलेशन से फिर हमें क्या मिलती है? मॉर्फिन मिलती है। मॉर्फिन के ही साथ डाइस्टिल मॉर्फिन बनता है, जो कि ओपोइड, पेपेवर सोमनीफेरम, मॉर्फिन। और एक प्रकार का सेडेटिव होता है, पेन किलर होता है। ऑपरेशन के बाद इसको दिया ताकि दर्द का कम रहे, ठीक। और ये ड्रग एब्यूज होता है, याद रखिएगा। तो पेपेवर सोमनीफेरम। लिखा विच बैक्टीरिया हैज बीन यूज्ड क्लॉट बूस्टर। आपको मानो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अगर हम इसकी बात करें तो इससे निकलता है साइक्लोस्पोरिन ए। इसका क्या काम था? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। स्ट्रेप्टोकोकस से निकला था स्ट्रेप्टोकाइनेज, और इसका क्या काम था? क्लॉट बूस्टर। तो यही तो हमारा आंसर हो गया। मोनस्कस फॉस्फोरियस जो कि ईस्ट है, इससे क्या निकला था सर? स्टैटिन्स। और ये क्या का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और एस्परजिलस नाइग्रस से क्या मिला था सर? सिट्रिक एसिड। ये तो आपको पता ही है। 2nd आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे कोई डिजीज दी है, यहाँ वेक्टर दिया है। तो वेक्टर में प्लाज्मोडियम तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो काजिंग एजेंट है, पहली बात याद रखिएगा। तो ये तो कभी होगा ही नहीं। अब देखिए 4 कहीं नहीं आना चाहिए, तो पहले तो यही क्वेश्चन गलत, ये भी गलत, ठीक। अब देखिए इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है, दिमाग लगाइए। मैं कह रहा हूँ वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम आएगा नहीं, तो ये गलत और ये गलत। अब देख लेते हैं डेंगू का वेक्टर क्या है? एडीज। और मलेरिया का फीमेल एनोफ्लीज। चिकनगुनिया का भी एडीज। तो भाई साहब A सेकेंड और C सेकेंड कहाँ दिख रहा है? यहीं दिख रहा है, ठीक। और उसके बाद फाइलेरियासिस का क्या है? वेक्टर क्यूलेक्स मॉस्किटो, D फर्स्ट और B थर्ड। तो आपको दिख रहा है, दैट इज 2nd आंसर। वैसे भी डेंगू जैसे आपने क्यूलेक्स पढ़ा, गलत हो गया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में फंसाने दिया था यहाँ पर प्लाज्मोडियम काजिंग एजेंट वेक्टर होगा ही नहीं, तो 4th वाले आंसर पहले चले गए। और डेंगू कभी भी क्यूलेक्स से आएगा नहीं, तो ये फर्स्ट गया, अपने आप आंसर आ गया। तो डेंगू में एडीज A सेकेंड, मलेरिया फीमेल एनोफ्लीज B थर्ड, चिकनगुनिया C सेकेंड और फीमेल। अब इनके काजिंग देखो, डेंगू चिकनगुनिया वायरल डिजीज है, मलेरिया प्रोटोजोवन है, और फर्स्ट हेलमिंथिस बीमारी होती है। 2nd आंसर। अब देख केमिकल नेम ऑफ हेरोइन, इसमें क्या? डाइस्टाइल मॉर्फिन। यह तो आपको पता ही था। फिर लिखा, आपको मालूम है कि जो हिस्टामीन होता है वो एलर्जी काज करता है, ये एलर्जी काज करता है, याद रखिएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे शरीर में बीमारी, अगर एलर्जी है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या लेंगे? एंटी हिस्टामिन लेंगे। तो एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड्स ये होते हैं भाई, याद रखिए। 3rd आंसर। तो ये 170 का कौन सा आंसर रहेगा? 3rd। तो आपकी, और ये चीज़ आप वहाँ भी पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री नेविडाई लाइफ आपके पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ दी हुई, याद रखिएगा, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड ये दिए जाते हैं एलर्जी के लिए। और जो एलर्जी काज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलर्जेन बोलते हैं। ये पॉलन ग्रेन हो सकता है, डस्ट इन माइट्स हो सकता है, ठीक है। 3rd आंसर। कुछ नहीं सर, ट्रांसगेनिक एनिमल पिग हो सकता है, सिप हो सकता है, काऊ भी हो सकता है, बफेलो हो सकता है, ठीक है, और माइस भी हो सकता है, ठीक। जीन थेरेपी सबसे पहले 1990 में की गई थी, और बीमारी कौन सी थी? एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। और ये 4 साल की एक लड़की थी, याद रखिएगा, ठीक। एलिसा एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे काम करता है, और ये
एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। और पीसीआर में 3 साइकिल होते हैं, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन। ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डीनेचुरेशन होता है, उससे कम अनीलिंग, और उसके बाद एक्सटेंशन। और इस पर एक विशेष प्रकार का एंजाइम कौन सा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्मोसिक्योरिटी से निकाला गया था, टैग पॉलीमरेज। तो आंसर क्या आ गया, सेकेंड, ये भी सही है। अब देखिए, आपको मालूम था कि एक आपने पढ़ा था बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन आपको मालूम था कि ये क्राई जीन से रेगुलेट होने वाले स्पेसिफिक होते हैं, और इनकी प्रोटीन जो होती है वो क्राई, क्यों, क्रिस्टल नेचर की वजह से, ये आपको पता है। तो एक होता है कॉटन बोलवर्म, ठीक, कॉटन बोलवर्म जो इंसेक्ट है उनके लिए जो जीन थी वो थी क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी, ठीक। और कॉर्न बोरर की अगर हम बात करें, मक्का छेदक, तो जाहिर सी बात है ये तो भाई बीटी कॉर्न हो गया, इसके लिए जीन थी क्राई फर्स्ट एबी, बीटी कॉर्न। तो ये क्या, क्राई फर्स्ट एबी, ये आपका सेलेक्टेबल मार्कर की तरह एमपीसी रेजिस्टेंट जीन काम करता है। ये ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है, और क्राई सेकेंड एबी कॉटन बोलवर्म बीटी कॉटन के लिए काम करता है। फर्स्ट आंसर। क्राई प्रोटीन आर नेम्ड एज बिकॉज दे आर क्रिस्टलाइज नेचर, बिल्कुल ठीक है। क्राई प्रोटीन सा सॉल्वलाइज नजदीक नहीं, एल्कलाइन मीडियम में होता है, याद रखिएगा। एल्कलाइन मीडियम में सॉल्वलाइज होता है, क्योंकि ये प्रोटीन है तो इसको डाइजेस्ट करने वाले इंसेक्ट में जो एंजाइम होंगे वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होंगे, इसे लिखा प्रोटियोलिटिक एक्शन, ठीक है। तो ये गलत है भाई, तो एसर्शन इज राइट, रीजन इज गलत। क्या आंसर आ गया, सेकेंड। तो क्राई प्रोटीन्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर क्रिस्टल नेचर, और क्राई सॉल्वलाइज होगा एल्कलाइन मीडियम में, क्यों, टॉक्सिन कोर फ्रेगमेंट, क्योंकि आफ्टर प्रोडक्शन नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन है तो इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रोटीन होंगे। तो एसर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। लिखा स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है सर। पेंडोमिन स्पेसिफिक, आपको मालूम था कि जब आप इकोआर फर्स्ट एंजाइम की बात करते थे तो ये केवल GAATTC दैट इज 5-3-3-, अब यहाँ CTAAG 5-, तो ये यहीं पे कट करता था, याद रखिएगा, G और A के बीच में, यही इसका पेंडोम था। लिखा अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मालूम है कि अगर मैं इससे ही 2 पोल बना लूँ, इसको मैं निगेटिव पोल कर रहा हूँ, इसको मैं पॉजिटिव पोल कर रहा हूँ, ये कैथोड है, ये एनोड है। अब आपको डीएनए यहाँ लोड किया गया जो कि खुद नेगेटिव चार्ज है, तो होता क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, क्यों, एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये खुद नेगेटिव चार्ज है इसलिए। और जो छोटा टुकड़ा होगा सबसे दूर, उससे बड़ा उससे पीछे, उससे बड़ा उससे पीछे। फर्स्ट आंसर, एनोड की तरफ मूव करता है भाई। लिखा निगेटिव चार्ज जो होता है, आपको मालूम था कि जैसे आप पढ़ते हो CH3COOH, जब इससे हाइड्रोजन निकल जाता है तो CH3COO ये माइनस चार्ज आता है, एसीटेट। तो वैसे ही जब आप फास्फोरिक एसिड इसमें पाया जाता है, इससे एक H+ निकलेगा तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा, फॉस्फेट। इसके एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये निकल करके O- हो जाएगा, तो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ही निगेटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। VHD ग्रुप ही उसको निगेटिव चार्ज देता है। कुछ नहीं सर, पेंड्रोम सब है, देखिए GAATTC 5-3-, GAATTC। अब देखिए, अब आप कहोगे सर कि पेंड्रोम क्या चीज़ है क्या नहीं है, देखिए GAATTC 5-3-, अब फिर मैं इसको 5-3 कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ CTTAAG, ये क्या होगा, थीटा। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री तो फॉलो हो रहा है, लेकिन पोलैरिटी सेम नहीं है। कहते हैं कि बेस पेयर सिमिलर मिलने चाहिए, लेकिन तब जब ओरिएंटेशन की पोलैरिटी सेम हो। अगर मैं यहाँ से 5-3 से चलूँ तो इधर से भी मैं 5-3 से ही चलना चाहिए। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री भले ही सेम हो, लेकिन 5-3 से चले तो GAA मिला, और 5 से तो CCT, इसलिए ये पेंड्रोम नहीं है, ये पेंड्रोम है, ये भी पेंड्रोम है, यही पेंड्रोम है, ऑल। अब देखिए GAG CTC, GAG CTC, TA सब सही है, सब फोर्थ आंसर। लेकिन डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सर्टिफाइड, बिल्कुल आपको पता कि डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है और इनके फ्रेगमेंट पर भी होगा, इसमें तो कोई शक नहीं सर। और निगेटिव से पॉजिटिव पोल की तरफ ये मूव करेंगे, क्यों, चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो लिखा कि डीएनए फ्रेगमेंट निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड, क्यों, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली पोल होता है अंडर इलेक्ट्रिक थ्रू मीडियम, बिल्कुल सही है, यही इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है, फोर्थ आंसर। इसीलिए डीएनए को इससे हम अलग कर पाते हैं।
अब देखिए सर, ये रॉबर्ट मे का जो डेटा आपको बताया गया था कि 7 मिलियन उन्होंने बताया था कि लगभग बायोडाइवर्सिटी है, और उन्होंने ही कहा था कि अब तक केवल इसकी 22%, इस 7 मिलियन का केवल 22% ही अब तक डिस्कवर्ड है। तो उसी के आधार पर यह है कि लगभग 45,000 आपके जो प्लांट हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ए सेकेंड, इसका जस्ट डबल एनिमल डिस्कवर्ड हो चुका है बी फर्स्ट, और लिखा कि 1 लाख के आसपास अभी प्लांट वेटिंग है डिस्कवर्ड करने के लिए, और ऐसे ही 3 लाख एनिमल के आसपास ज़्यादा ही आपके डिस्कवर्ड होने बाकी है। तो मतलब ये डिस्कवर्ड हो चुके हैं और ये वेटिंग है डिस्कवर्ड होने का। क्यों? क्योंकि ये बताया गया था कि 7 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है और उस 7 मिलियन केवल 22% ढूंढा गया है। तो इसी हिसाब से अनुमान लगाया गया कि अगर 45,000 आपके प्लांट डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास अभी और ढूंढने बाकी होंगे। और इसी प्रकार से बताया गया कि 90,000 अगर एनिमल है तो जाहिर सी बात है 3 लाख के आसपास ज़्यादा ढूंढने जाने बाकी हैं। तो नियरली 45,000 स्पीसीज प्लांट के डिस्कवर्ड हो चुके हैं सेकंड, और अबाउट 90,000 टोटल एनिमल डिस्कवर्ड बी फर्स्ट, और 1 लाख के आसपास, 1 लाख से ज़्यादा प्लांट वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, और 3 लाख से ज़्यादा क्या होगा एनिमल भी डिस्कवर्ड। क्या आंसर आ गया? थर्ड। कुछ नहीं सर, इसको तो मैंने देखते ही पहचान लिया कि ये थायमीन है। क्यों थायमीन है? क्योंकि मिथाइल ग्रुप लगा। अगर इस मिथाइल ग्रुप को हटा दिया जाए तो बचा हुआ जो स्ट्रक्चर होगा वो यूरेसिल होगा। इसका मतलब 5 मिथाइल यूरेसिल को ही हम थायमीन कहते हैं। तो थायमीन है तो सर आरएनए से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, पहले गया अपने आप आंसर सेकेंड। और एक बात और, ये न्यूक्लियोसाइड नहीं है, ये नाइट्रोजन बेस ही है, याद रखिएगा। तो इट इज ए नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन डीएनए। क्या आंसर आ गया? सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, सेशन यहीं से ख़त्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जो बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा, और आने वाले सेशन में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा, आने वाले सेशन जितने भी होंगे सब आपके लिए यूज़फुल होंगे। अलग अलग तरह के सेशन चल रहे हैं, 17 पॉइंट का सेशन अलग चल रहा है, पेपर अलग चल रहा है। बढ़ चढ़ के टेस्ट में हिस्सा लीजिए, कोई टेस्ट छोड़िए मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।